नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश कहते हैं माननीय में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कहते हैं माननीय में आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे युवा नेता से कराने जा रहे हैं जिनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन अपने संघर्षों के बलबूते उन्होंने आज ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसकी कल्पना बहुत सारे लोग करते हैं। हालांकि ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे एक बहुत लंबा वक्त लगा, जमीनी स्तर से शुरुआत हुई। आज वो सब चीजें हम जानेंगे हमारे माननीय से। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के माननीय का, बसंत अग्रवाल जी। बसंत अग्रवाल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और दोस्तों, आपको बता दें कि बसंत अग्रवाल जी एक युवा समाज सेवी तो हैं ही, भाजपा नेता हैं। एक ऐसा कद है जिसे आज कोई परिचय का आज मोहताज नहीं है वो। तो बसंत जी, आज हम आपसे चर्चा करेंगे और हमारे दर्शक भी जानने को बेताब हैं कि आपका ये जो संघर्ष रहा है वो शुरू कहाँ से हुआ। तो शुरुआत हम शुरू से ही करते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह से रही, कहाँ से आप आते हैं, किस तरह का पूरा बैकग्राउंड आपका रहा है? हम थान खमरिया, मूल निवास हमारा थान खमरिया रहा है जी। और चूंकि गांव से एक कोई बच्चा निकलता है, हमारे गांव में ट्रेन की शुरुआत नहीं जी। हमारे गांव में 4 मंजिल की बिल्डिंग नहीं, हमारे गांव में सुख सुविधाओं का अभाव। एक गांव से निकला हुआ बच्चा जी। जब वो शहर की ओर आता है तो उसे कुछ नई नई चीजें दिखती हैं। उसे ऐसा लगता है कि समाज पहले उसके लिए गांव ही रहता है जी। लेकिन जब वहां से निकलता है तो वो देखता है कि समाज बहुत बड़ा है जी। और उसका दायरा बड़ा है जी। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसे और लगता है कि और बड़ा है जी। लेकिन उसका मूल जो है धर्म, जी। वो सब जगह एक, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे कहीं हो। जी। तो हमको जो संस्कार मिले और हमको जो हमारी परंपराएं मिली जी। वो हमारे लिए मूल है। आज भी वही है, कल भी वही है और पूरे जीवन वही है। जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो संस्कार आपके बाल्यकाल में पड़ जाते हैं वो पूरे जीवन आपके साथ रहते हैं। बिल्कुल। तो गांव से शुरुआत होना और यहाँ तक आना, जी। उसमें मूल यदि कुछ देखा जाए तो हमारे संस्कार हैं, हमारी परंपराएं हैं। जी। ऐसा मुझे लगता है। जी। जब हम आपके बारे में जानकारी जुटा रहे थे और काफी लंबे वक्त से चूंकि हम आपसे जुड़े भी हैं, तो एक बात हमें मालूम हुई कि शुरुआत में जो परिस्थितियां थी वो बहुत संघर्ष भरी थी। और ये भी सुनने में आया कि पहले आप ट्रैक्टर ड्राइविंग का काम भी राजधानी रायपुर में कर चुके हैं। पिताजी भी काफी संघर्षों से जूझते रहे। हमारे गांव में हम लोग को याद है कि हम लोग पैरी बीजा लेकर नमक दिया करते थे। जी। क्योंकि पहले जो नमक है वो खड़ा नमक खाते थे, अब सब कोई साल्टेड नमक खाने लगे। जी। जी। लेकिन पहले खड़े नमक का प्रचलन था। जी। तो हम पैरी बीजा लेते थे जी। और खड़ा नमक देते थे। जी। एक पैली पैरी बीजा, 1.5 पैली खड़ा नमक। जी। तो ये हमारे खमरिया से शुरुआत है, बहुत ही संघर्ष। और उसमें पैरी बीजा पूरा भर जाता था, ठेला को हम ही पेलते थे। जी। तो जो ठेला पेल रहा है उसके लिए ट्रैक्टर ड्राइविंग करना बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि घर की परिस्थितियां हमेशा वैसी नहीं रही जैसी शुरुआत थी। लेकिन महाकाल का आशीर्वाद रहा कि आज हमारी स्थितियां ठीक है और हम खुद तो खुद कर ही पा रहे हैं, साथ साथ में समाज की भी वो मदद कर ले रहे हैं जिसकी वो हमसे अपेक्षा कर रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह से धर्म को लेकर हमने देखा है कि आपने बहुत काम किए हैं, प्रदेश स्तर पर जो आपने काम किए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी सराहना हुई है। लेकिन मूल विषय यह है, धर्म बसंत अग्रवाल जी के लिए क्या है? धर्म क्या सिर्फ एक आस्था का केंद्र है? क्या लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है? किस रूप में आप धर्म को देखते हैं? मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, जो धारण किया जाए वो धर्म है। जी। धर्मो रक्षित रक्षिता। धर्म है तो हम हैं, धर्म है तो आप है, धर्म है तो ये जीव है, धर्म है तो पृथ्वी है। जी। पृथ्वी को ही भगवान ने ही धारण किया, जी, जो हमारे शास्त्रों में मान्यताएं हैं। जी। तो मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति को धार्मिक होना अनिवार्य है। जी। अगर वो धार्मिक नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें और जो आसुर्य प्रवृत्ति के लोग हैं उसमें कोई फर्क नहीं है। जी। धर्म सर्वोपरि है। जी। मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि मुझे जीवन में कभी भी जी। ऐसा ये क्वेश्चन पूछा गया 2-3 बार मुझसे जी। कि भाई आप धर्म और राजनीति जी। दोनों में किसे चुनते हैं, जी। तो मेरा ये कहना है कि मैं तत्काल राजनीति को तिलांजलि देता हूँ। मेरे धर्म ही सब कुछ है, मेरा धर्म ही सब कुछ है, बाद में सारी चीजें हैं। राजनीति की जहां तक बात है, राजनीति एक माध्यम है कि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा करें। जी। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो आप धर्म के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। जी। लेकिन आप धर्म में राजनीति नहीं कर सकते। बिल्कुल। और आमतौर पर अब ये देखा जाता है कि धर्म और राजनीति को लोग जोड़ देते हैं, फिर जो मेन गड़बड़ी है वहां से शुरू होती है। बस तकलीफ वहीं से है। जी। धर्म का उद्देश्य केवल धर्म होना चाहिए। जी। मैंने शिव महापुराण कराया, जी, बागेश्वर धाम कराया, जी, शंकराचार्य जी के मंच से पहली बार घर वापसी कराई। जी, दही हांडी का आयोजन तो सर्वविदित जी, है, सब जानते ही हैं। बिल्कुल। लगातार मैं धार्मिक आयोजनों में लगा रहता हूँ। जी, लेकिन कभी भी मैंने
अपने धर्म के मंच में आज तक राजनीतिक बात नहीं की। मेरा पहला शब्द होता है कि सभी को निमंत्रण है जी। भाई, कोई दूसरे विचार के लोग हैं जो आज धर्म से नहीं जुड़े थे जी, उनको हम बुलाएं और वो देखें जी कि भैया हमारे मूल में हिंदू धर्म है जी। आज उनको भी जय श्री राम और गौ हत्या बंद करेंगे। ये संघर्ष हमारा है और ये संघर्ष जब तक है जब तक ये पूरा नहीं हो जाता। उनको भी कहना पड़ रहा है जो कभी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखा करते जी। लेकिन उनको बुलाना जरूरी है जी। जब तक हम उनको बुलाएंगे नहीं तब तक वो जानेंगे कैसे जी। उनके लोग कैसे जानेंगे जी। कि हमारे मूल में क्या है। हम सनातनी हिंदू पहले हैं, उसके बाद हम साहू हैं, उसके बाद हम तेली हैं, उसके बाद हम सतनामी हैं, पहले हम हिंदू हैं जी। बाकी चीजें सब बाद में है। ये प्रमुख है जी। तो कहीं ना कहीं जो धारण किया जाए वो धर्म है, ये कह रहे बसंत अग्रवाल जी। बसंत जी, जिस तरह से आपने बताया कि संघर्षों के साथ बहुत ही शुरुआत रही है, लेकिन इसके इतर जब आप आगे बढ़े अपने जीवन में, जब आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई, इसके बाद कौन सा ऐसा विचार आया जिसने आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया? क्या सिर्फ जनसेवा के माध्यम के लिए आपने राजनीति को चुना, या फिर इसमें कोई बड़ा पैमाना आप देख रहे थे कि मैं लोगों के बीच में एक अच्छी पहुंच इससे बना पाऊंगा, इस वजह से राजनीति में प्रवेश हुआ? कई काम ऐसे होते हैं जी जो हम चाहते हैं कि लोगों के लिए हम कर सके जी। मेरे घर में कभी भी मेरी जो शुरुआत होती है लकड़ी काठी माटी से होती है जी। आज भी एक बच्चा आया था आज जी, उसका जो पीछे स्पाइन में बोलते क्या बोलते हैं उसको, जो खत्म हो जाता है, जो माँ बाप से जिनसे मिलता है, बोन मैरो। बोन मैरो जी। 3 साल का बच्चा था, बोन मैरो, आज की बात बता रहा हूं। उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, 25 लाख का खर्च है। अब वो 25 लाख का खर्च वो एफर्ट नहीं कर पा रहा है। वो सीएम हाउस भी गया था और भी जगह गया जी। तो उनको सलाह, एम्स में उसकी इलाज चल रही है, तो उसको सलाह दिया गया कि भाई आप बॉम्बे जाइए, वहां से टेस्ट कराइए, बोन मैरो टेस्ट कराइए और पता कीजिए किसके नाम में है जी। फिर वहां से जो एस्टिमेट बन के आएगा प्रशासन में, उसमें मदद की जाएगी जी। लेकिन उसके पास वहां जाने के लिए पैसा नहीं। वो माँ बाप दोनों मेरे पास रो रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति के लोग हैं जी जिनकी मदद मैं सवेरे उठ के करना चाहता हूँ, और रोज ऐसी ही होती है शुरुआत मेरी। तो मैंने उनको आने जाने की टिकट और 2-3 जो टेस्ट थे उसके लिए पैसे दिए जी। वो दोनों रोने लगे। तो भगवान ने मुझे इसीलिए बनाया है जी कि मैं सबकी मदद करूं, बिना कारण करूं जी। शुरुआत मेरी इसी से हो, और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता जी। मुझे ऐसा लगता है कई बार। लेकिन ऐसा होता है बसंत जी, जिस तरह से कई लोग उम्मीदें बहुत ज्यादा आपसे करने लगते हैं, और हमने अक्सर देखा है जब आपके दिन की शुरुआत होती है, कोई ना कोई हितग्राही आपके दर पर आता है, बहुत उम्मीदों से आपके पास आता है, आप कभी किसी को मना नहीं करते, लेकिन एक हर व्यक्ति की सीमा होती है। यही कारण है जी जी, यही कारण है राजनीति में आने का जी, कि जो मेरी सीमाएं हैं जी वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन हो जी। ये जो सरकार है, ये जो तंत्र है जी, उसमें सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है जी। हम यदि राजनीति को देखें, राजनीति सेवा, ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं जी। लेकिन लोगों ने राजनीति को अर्थ सेवा करके 2 सिक्के पहलू बना दिए जी। राजनीति में आपको आना है तो कहीं भी आपको पैसा कमाने की तो सोचना ही नहीं है, पैसा आपको लगाना है और जनता की सेवा करनी। अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो सेवा भाव से आइए, वरना आपको आने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आने का एक ही उद्देश्य है कि ये जो लकड़ी काठी माटी और जो लोगों की मैं मदद करना चाहता हूँ, आज यदि मैं 10 लोगों की कर रहा हूँ, कल भगवान मुझसे 1000 लोगों की कराए। एक ही उद्देश्य है, और यदि बाबा महाकाल चाहेगा तो जरूर पूरा होगा। बिल्कुल। तो सवाल मेरा अभी भी वहीं पर है कि जब राजनीति में आने का निर्णय आपका हुआ, क्या ऐसी विचारधारा से आप प्रभावित हुए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ आपका झुकाव हुआ? क्योंकि एक तरफ जनसंघ था, दूसरी तरफ कांग्रेस थी जो कि देश में इतने सालों तक शासन कर चुकी थी। कभी क्या ऐसा मन नहीं आया कि जो पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है उनके साथ जुड़ाव रहे? आप बाल्यकाल से आपका मनस्थिति बनना चालू हो जाती है जी। आप जो अपने आसपास देखते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जी। मैं चूंकि बचपन से स्वयंसेवक रहा हूं जी, और मैंने नजदीक से कांग्रेस पार्टी को भी देखा है जी, नजदीक से भाजपा भी देखा है, और नजदीक से अन्य पार्टियों को भी देखा है। और हमेशा मेरा पढ़ना और न्यूज को सुनना और सब चीजों के बारे में जानकारी लेना ये मूल रहा है जी। तो मुझे ऐसा लगता है अगर इस देश में जी किसी व्यक्ति या किसी पार्टी ने जी धर्म को आगे बढ़ाया है जी, तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके विचारों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ जी। राम मंदिर जी, 370 जी, ट्रिपल तलाक, रक्षा, आज देश की रक्षा के मामले में जितना बजट है उतना कभी नहीं रहा। आज जितने बॉर्डर में काम हो रहे रोड के उतने कभी नहीं रहे जी। आज जितने पुल पुलिया रोड बन रहे हैं भारत में वैसी स्थिति कभी नहीं रही। 70 साल में भी वो स्थिति हो सकती थी, 9 साल में ऐसी स्थिति क्यों हुई? बाल्यकाल से मैं देख रहा हूँ कि राम मंदिर का संघर्ष चल रहा है,
उसमें यदि किसी ने सपोर्ट किया है तो सिवाय भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन्हें ने किया है। तो जो पार्टी हमारे लिए धर्म का काम करेगी, हमारे देश हित का काम करेगी, वही पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है, चाहे जीवन में जो भी हो जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। जी, जब राजनीति में आप आ चुके थे उसके बाद घर पे किस तरह से एक रिस्पांस था? माता पिता चाहते थे कि राजनीति में जाए बेटा? वो कभी नहीं चाहे कि हमारा बेटा राजनीति में जाए जी, लेकिन चूंकि मैं शुरू से जो तय कर लेता हूँ, आशीर्वाद, मैं बोला माता पिता जी को कहा कि आशीर्वाद दीजिए आप, क्योंकि मैं समाज की सेवा करने जा रहा हूँ। इसमें कई परिस्थितियों का मुझे सामना करना पड़ेगा। कई कुटिल लोग हैं, कई प्रकार के लोग हैं, साम दाम दंड भेद, ये चारों नीति जब तक नहीं आप अपनाएंगे तब तक आप राजनीति नहीं कर सकते। और आज का जो समय है वो तो बहुत कठिन है, लेकिन उसके बाद भी अगर युवा राजनीति में नहीं आएंगे तो राजनीति सुधरेगी कैसे? आज पूरा प्रदेश के जितने सनातनी हैं वो बसंत अग्रवाल की तरफ नजर उठा के देख रहे हैं कि ये भाई है जो बेबाक बोलता है। बिल्कुल, बाला साहब ठाकरे को याद करते हैं, छत्तीसगढ़ में मुझे याद करते। बिल्कुल, तो ये महादेव का आशीर्वाद। इस पर हम बात करने ही वाले थे कि बाला साहब ठाकरे की संज्ञा बसंत जी को दी जाती है, क्योंकि एक ओजस्वी वक्ता है ही, युवाओं का एक बड़ा जोड़ इनके साथ में चलता है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इनका अनुसरण करते हैं और इनके धार्मिक आयोजनों में भी आप देख सकते हैं। और जिस तरह से बसंत जी ने कहा कि जो धारण किया जाए वही धर्म है, राजनीति एक सेवा का माध्यम है। जिस उद्देश्य से आप राजनीति में आए थे वो लगातार जारी है, लेकिन इस बार चूंकि हम देख रहे हैं कि परिस्थितियां बहुत बदली हैं। 15 साल तक बीजेपी का शासन इस राज्य में रहा, अब लगभग 4.5 साल से भी अधिक का समय हो गया कांग्रेस का शासन है। क्या मानते हैं प्रदेश में बदलाव आया और भारतीय जनता पार्टी में अभी खुद को कहाँ देख रहे हैं आप? प्रदेश में बहुत बदलाव आया जी, इतना बदलाव आया कि पहले क्राइम ग्राफ बहुत कम था। आज डेली आप पेपर में पढ़ेंगे रोज चाकूबाजी कहीं ना कहीं हो रही है, कहीं ना कहीं बलात्कार हो रहे हैं जी। स्थितियां बहुत खराब है जी। आज झांकी निकल रही है, पूरा शहर खुदा हुआ है रोड जी। इतना बदलाव आ रहा है कि गड्ढे ही गड्ढे हैं। 5 साल में हमारे रायपुर शहर में एक भी काम जी, कोई मेरा मित्र विपक्षी पार्टी का बता दे कि उसने एक भी काम किया जो इस देश में हमने नालंदा बनाई जी, हमने स्टेडियम बनाया, हमने एक्सप्रेसवे बनाया, हमने कैनाल रोड बनाया जी। एक काम तो गिनाए कि ये काम हमने किया। एक काम जी। हम विकास के लिए वोट देते हैं, हम फोकट में पैसे बांटने के लिए वोट नहीं देते जी। खाओ पियो तन के, वोट दो मन के। जनता से मैं भी यही कहूंगा कि जो लेना है लो जी, लेकिन उसका पैसा खत्म कर दो, लेकिन वोट हमेशा अपने मन से ही देना जी। हमारे यहाँ ये पैसे के चलते वोट की परंपराओं को बदलना नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि देश में जी, आज जो युवा है वो जाग चुका है। पहले की चीजें खत्म हो चुकी हैं, अब पैसे से किसी को कोई लेना देना नहीं है। हर युवा चाहता है कि विकास हो, हर युवा चाहता है कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े। हमारा प्रदेश 15 साल पीछे हो चुका है जी। तो समय बदल रहा है। लालच की जो राजनीति है वो ज्यादा दिन अब चलने वाली नहीं है जी। कहीं ना कहीं जो विकास की बात आपने कही, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं, एक बड़ा क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है दीनदयाल उपाध्याय नगर, जहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो आपराधिक घटनाएं उसी क्षेत्र में हो रही हैं। क्या इसे प्रशासन का फेलियर मानते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि का फेलियर मानते हैं आप? स्थानीय जनप्रतिनिधि का 100% फेलियर है। आज आप कहीं पर भी चले जाएं जी, आपको नशे की चीजें कहीं से भी मिल जाएंगी। हर मोहल्ले में, हर गली में नशे की चीजें बिक रही हैं जी। और बेचने वाले उनके समर्थित लोग हैं। अगर उनको पकड़ा जाता है तत्काल थाने में फोन आ जाता है भैया छोड़ दो जी। बढ़ावा मिल रहा है उनको अंदर करने की बजाय, यदि उनको बढ़ावा दिया जा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है इसमें 100% शासन प्रशासन की फेलियर है और स्थानीय जनप्रतिनिधि का 100% फेलियर है। लेकिन वही स्थानीय जनप्रतिनिधि हम देखते हैं कि आप अपने मंच पर उन्हें बुलाते भी हैं, और जब कोई भी बड़ा आयोजन होता है तब हम देखते हैं कि हर पार्टी के लोग लगभग आपके मंच में रहते हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूं, लेकिन यदि दूसरे दलों को आमंत्रित करूंगा तो कहीं ना कहीं सवाल भी उठेंगे? मैं फिर कहता हूँ, इसीलिए बसंत बसंत है जी। धर्म का मंच है जी, और धर्म के मंच में जो भी भगवा के नीचे आना चाहता है जी, चाहे वो दुनिया का कोई भी आदमी हो जी, मेरा दुश्मन भी होगा तो मैं उसे बुलाऊंगा और उसे ये बताऊंगा कि तुम इस अधर्म को छोड़कर इस धर्म के साथ रहो। उसको बुलाने का यही उद्देश्य है। और जब तक वो धर्म को जानेगा नहीं तो अधर्म को छोड़ेगा कैसे जी। अगर मैं अपने धर्म के मंच में राजनीति करूंगा वो कहीं से उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो लोग भी आए और जाने कि हमारे मूल धर्म में क्या है। इसलिए मैं हमेशा
सभी को धर्म में और भगवा ध्वज के नीचे लाना चाहता हूँ, यदि वो हिंदू है तो। जी, लगातार आप सनातन के लिए काम कर रहे हैं। सनातन से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हाल फिलहाल में प्रदेश में बहुत तेजी से उभरा है, वो है धर्मांतरण। हम सिर्फ शहर की बात नहीं करते बल्कि आदिवासी क्षेत्रों में भी जब हमारी टीम गई थी चुनावी कवरेज के दौरान, तब हमने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज घर वापसी करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई दबाव है जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको लगता है जो स्थानीय सरकार है वो इस मुद्दे पर ज्यादा गंभीर नहीं है, या फिर कुछ ऐसी बाहरी ताकतें हैं जो छत्तीसगढ़ में अब काम कर रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि धर्म परिवर्तन रुक चुका है और घर वापसी बढ़ चुकी है, क्योंकि लोग अब जागरूक हो रहे हैं। जब से कथा हुई है जी, तब से लोग धर्म के प्रति और जागे हैं। जी, सवेरे से शिवालयों में भीड़ लगी है, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब शिवालय जा रहे हैं जी, और कोई भी आयोजन आज धर्म का हो रहा है उसमें अथाह भीड़ आ रही है जी, और लोग विधि विधान से पूजा कर रहे हैं। जी, और धर्म परिवर्तन का रोकने का सबसे अच्छा उपाय जो आज समाज सीख चुका है, जो मुझे दिख रहा है, और वो है सामाजिक बहिष्कार। जब तक धर्म परिवर्तन करने वाले का सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा तब तक धर्म परिवर्तन चलता रहेगा। लेकिन आज समाज जाग चुका है और उनका सामाजिक बहिष्कार हो रहा है। सामाजिक बहिष्कार का मतलब भाई हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसके अनुरूप जो है वो हमारे साथ है, और जो उसके अनुरूप नहीं है वो हमारे साथ नहीं है। हम आपको पैसे देंगे तो क्या आप माता पिता को चेंज कर देंगे? बिल्कुल नहीं। जी, वैसा ही हो रहा है कि कुछ पैसे देते हैं, धीरे धीरे देते हैं, बोलते हैं कि भगवान करो। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचता है वाकई में मेरे घर में यदि खुशहाली आ रही है जी, तो उसके कारण, लेकिन वो उसके कारण नहीं, वो जो रोज पैसा ला के दे रहा है 2000 3000 उसके कारण आती है, वो भोला भाला। लेकिन अब लोग उतने भोले भाले नहीं है कि उनकी चाल को ना समझे। तो धर्म परिवर्तन रुक चुका है। और जहां तक प्रशासन का सवाल है, प्रशासन जब तक इसमें टाइट नहीं होगा तब तक ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता रहेगा। लेकिन सरकार को लेकर क्या आप मानते हैं जिम्मेदारी होनी चाहिए? सरकार की पूरी जिम्मेदारी है यदि धर्म परिवर्तन हो रहा है, लेकिन सरकार तो उनके साथ खड़ी दिखती है, वहां पर तकलीफ होती है। जी, जब आप कथा कराने का विचार आपके मन में आया तो किस तरह से एक हम आपसे पूछना चाहेंगे कि रायपुर में इसका रिस्पांस था, क्योंकि हमने देखा कि इतनी ज्यादा भीड़ थी पूरे शहर में, हर जगह सिर्फ कथा का ही जिक्र था। जो मकसद था, क्या आपको लगता है वो जो बड़े आयोजन आपने कराए उससे वो पूरा हो पाया है? मैं मेरे जीवन का सबसे बड़ा कार्य यदि बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी जी, क्योंकि इस कार्य के कारण आज तक मुझे नहीं लगता कि प्रदेश में दिल्ली में जाकर किसी को 5-5 केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा सम्मान मिला जी, जी। तो यदि मैं ये सब कृपा महादेव की है जी। ऐसा कार्यक्रम हुआ 12 लाख 15 लाख आप लोग तो आते थे, इतने लोग आए जी, और सब आए और सबको वहां साक्षात उस मंच में महादेव दिखे जी, सबको, हमको भी दिखे। कोई भी कार्यक्रम यदि होता है तो उसका समाज में असर होना चाहिए जी, कोई भी धार्मिक आयोजन जी। तो हम जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे थे इस आयोजन में जी, उससे 100 गुना हमको मिल रहा है। आज समाज धर्म के प्रति, महादेव के प्रति जागृत है जी। माने आप शहर में चाहे गणेश पूजा देख लें, दुर्गा पूजा देख लें, चाहे अभी तीजा का त्योहार आया हो, शिव महापार्वती का पर्व है वो, इतने रात भर मंदिरों में तांता लगा रहा, चाहे जन्माष्टमी में हो और चाहे हमारे दही हांडी में 8 से 10 लाख लोग आए हों। धर्म के प्रति लोग जाग चुके हैं और उसका कारण कहीं ना कहीं जो 2 बड़ी कथाएं जो इस प्रदेश में हुई, शिव महापुराण और बागेश्वर धाम, उसका बहुत बड़ा असर है। तो ये हमारे लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। आपको जब दिल्ली से आमंत्रित किया गया पुरस्कार देने के लिए, तब क्या आपको लगा कि राज्य स्तर पर भी इसकी एक परिकल्पना होनी चाहिए? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि स्थानीय स्तर पर हम कुछ काम ऐसे करते हैं जो पहचाने नहीं जाते हैं, पहचाने भी जाते हैं तो उसका उस तरह का रिस्पांस नहीं होता, लेकिन जब बाहर से बुलावा आता है तब वो एक बड़ी उपलब्धि हो जाती है। हमारे यहाँ एक कहावत है जी, घर के देव लीलाए और बाहर देव पूजन जाए जी। तो राजनीति में ये समस्या बनी हुई है जी, कि जो घर में होता है ना, घर का जोगी जोगड़ा तो जी, जानबूझ के राजनीति के चलते ऐसा होता है जी। लेकिन जो बाहर रहते हैं उनको वो चीजें दिखाई देती है और उनको राजनीति से मतलब नहीं होता, उनको मतलब होता है इस प्रदेश में 38 साल की उम्र में जी, कोई लड़का दिल्ली में जाकर धर्म के क्षेत्र में सबसे अनूठा काम करने के लिए यदि सम्मान हो रहा है तो मेरा सम्मान नहीं है, ये पूरे राज्य का, ये पूरे राज्य का सम्मान है, पूरे प्रदेश के युवाओं का सम्मान है, पूरे प्रदेश के सनातनियों का सम्मान है जी। ये बसंत अग्रवाल का सम्मान नहीं है जी। तो यदि आप इस सम्मान को अपना सम्मान समझते हैं तो आप उसको सम्मान देंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जिस समाज से आप आते हैं, क्या वो भी इस पूरे सम्मान में आपके साथ है, या फिर जो कहावत आपने कही वो चरितार्थ हो जाती है? नहीं, मेरा समाज भी मेरे साथ है जी। अब वो समय है कि उनको कब ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा उसको बुलाएं
और करें। समाज में भी आज शक्ति 600 अग्रवालों का परिवार है, वहां मुझे चीफ गेस्ट बनाया गया है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं समाज से ऊपर उठकर, क्योंकि एक विशेष वर्ग को नहीं लेना है, वो निम्न वर्ग के लोग, दबे कुचले लोग, अगर मेरे साथ यदि सबसे ज्यादा लोग हैं तो वो लोग हैं, क्योंकि मैं शुरू से गरीबी मैंने देखी है, तो वही लोग मेरे से ज्यादा जुड़े हैं जो वाकई में बचपन से उस परिस्थिति को देखते हैं। और मैं हमेशा समानता के अधिकार पे भरोसा रखता हूँ। आज देश में 100% पैसे 10% आबादी के पास है, बिल्कुल, और 10% पैसे 90% आबादी के पास है। ये सर्वे भी कह चुका है। ये विषमता है, और मैं इसका घोर निंदक हूँ। चाहे वो मेरा ही समाज क्यों ना हो, चाहे किसी का भी समाज क्यों ना हो, मैं चाहता हूं कि ऐसी विषमता ना रहे। मैं समानता का अधिकार पे भरोसा रखने वाला व्यक्ति हूं। जी, हम वापस आते हैं पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में। पिछले 20 से 25 सालों से आप यहाँ के निवासी हैं। आपने पूर्ववर्ती सरकार का काम भी देखा है, इस सरकार का काम आप देख ही रहे हैं। और चूंकि आपने इस चर्चा की शुरुआत में कहा कि बदलाव तो बहुत आया है लेकिन नकारात्मक ज्यादा है, पश्चिम विधानसभा में जो अभी के मूल मुद्दे हैं, क्या आप मानकर चल रहे हैं? सबसे ज्यादा किस चीज पर अभी ध्यान देने की जरूरत है जो नहीं दे पा रही सरकार? सरकार कोई भी आती है जी, सबसे मैं बड़ा ही हतप्रभ रहता हूं जी, कि मूल समस्या जिसको बोलते हैं वो होती है पानी, जी, बिजली और सड़क। जी, ये मूलभूत है। जी, अगर आप मूलभूत ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे करेंगे? आज जैसे गुड़ियारी परिक्षेत्र है, जी, गुड़ियारी परिक्षेत्र में पानी की पाइपलाइन तो बिछ गई, क्योंकि पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट था वो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था, लेकिन पाइपलाइन बिछने के बाद उसमें पानी कौन लाएगा? उसके लिए टंकी कौन बैठाएगा? वो काम है राज्य सरकार का। लेकिन वो टंकी भी आप नहीं बैठा पा रहे हैं। यदि सरकार, केंद्र सरकार आपको पानी के लिए पूरा पाइपलाइन बिछवा के दे रही है अमृत जल मिशन के तहत, तो आप कम से कम उसमें टंकी तो बनवा दे। टंकी बनाने की भी फुर्सत नहीं है। रोडों का हाल इतना खराब है कि आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या परिस्थिति है। 5 साल में डामर डालने की फुर्सत नहीं है। तालाबों में आप जाएंगे, इतनी गंदगी है तालाबों में, और तालाबों को सौंदर्यीकरण के नाम को लेकर सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं हुआ। आप सारे तालाब देख लीजिए, नया तालाब देख लीजिए, मच्छी तालाब देख लीजिए। मैं परिक्षेत्र में घूमता हूँ तो मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि बनते क्यों हैं? माने जनप्रतिनिधि सिर्फ कहलाने के लिए बनते हैं कि कुछ कार्य के लिए बनते हैं? माने उद्देश्य क्या है भाई? उद्देश्य होना चाहिए कि जनता की मूलभूत समस्याएं जो हैं उसे हम निवारण कर सके। लेकिन आप मूलभूत पानी, बिजली और रोड कोई नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी चीजों की क्या बात करें? हमारी सरकार में विवेकानंद स्टेडियम बना, नालंदा यूनिवर्सिटी बनी, और भी इतने कार्य हुए। आज नालंदा में इतनी भीड़ है कि और भी वहां पर 2-3 ऐसे खुलने चाहिए। 6-6 महीने में नंबर आ रहा है जो बच्चों को पढ़ना है। आज पढ़ाई मूलभूत है। देश में शिक्षा का विकास होगा तब देश का विकास होगा। और नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी 4 यूनिवर्सिटियां इस रायपुर में होनी चाहिए, लेकिन कहीं ख्याल ही नहीं है। ये तो रोड नहीं बना पा रहे हैं तो नालंदा की बात कौन करेगा? जी, पिछले बार जो चुनाव हुआ था और जो पूर्व मंत्री यहाँ से रहे, जो पहले इस पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ विफलताएं रही जिस वजह से जनता ने मौका नहीं दिया, या फिर जनता भी परिवर्तन चाहती थी इस वजह से जो स्थानीय विधायक आज वो सामने हैं? हम एक ही 5-7 दिन एक ही सब्जी नहीं खा सकते जी, कितनी भी स्वादिष्ट हो। जी, आप बोलोगे यार एक काम कर, आज दूसरी सब्जी बना दे, मेरी फेवरेट तो है लेकिन दूसरी बना दे। जी, तो बदलाव प्रकृति का नियम है। जी, हमारे यहाँ युवाओं को, नई पीढ़ियों को, सबको मौका मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको मौका देती है। आज नरेंद्र मोदी जी थे, उनसे वरिष्ठ आडवाणी जी थे, उनसे वरिष्ठ राजनाथ जी थे, लेकिन मोदी जी को मौका मिला क्योंकि वो युवा थे और नई सोच के साथ आए। आज उन्होंने देश में कुछ करके दिखाया। तो परिवर्तन इस संसार का नियम है, इस धरती का नियम है, और प्रकृति के नियम को मानने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हमारी पार्टी में भी लगातार बदलाव होते रहते हैं। परिवर्तन की आपने बात की, अभी तो परिवर्तन यात्रा भी निकाल रही है। 2 दिन पहले आपने भी अपने क्षेत्र में स्वागत किया। हमने देखा जो भीड़ थी वहां, जो लोगों का उत्साह था, उसे देखकर क्या लग रहा है? जनता परिवर्तन तो चाहती है, लेकिन क्या ये परिवर्तन चेहरों को लेकर भी चाहती है? पब्लिक में ये है कि युवा आए, नए लोग आए। ये तो पार्टी के अंतर्गत का मामला है और पार्टी जिसमें फैसला लेगी उसमें सबको काम करना होता है हमारे यहाँ। और जहां तक प्रदेश की बात है उसमें परिवर्तन होना सुनिश्चित है, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं, आपको पेपर में दिखेंगे कांग्रेस सरकार,
आप रोज फ्रंट पेज उठाइए, आपको कांग्रेस सरकार के ऐड दिखेंगे जी। आप हर न्यूज चैनल उठाइए, आपको कांग्रेस सरकार के ऐड दिखेंगे जी। आप शहर की पूरी होल्डिंग देख लीजिए, आपको कांग्रेस सरकार की होल्डिंग मिलेंगी जी। न्यूज में, पेपर में, सब जगह आपको कांग्रेस सरकार दिखेगी। आप किसी सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे किसकी सरकार आ रही, तो बोलेगा कांग्रेस से सरकार आ रही है। आप फिर पूछेंगे किसकी आ रही, तो बोलेगा कांग्रेस की आ रही है। वहीं आप दूसरा क्वेश्चन उससे पूछिए कि आप किसको वोट देंगे, तो पहले सोचेगा, फिर आप पूछिए किसको वोट देंगे, तो बोलेगा बीजेपी को वोट देंगे। ऐसा केस 90% है। उसका कारण यह है कि सिर्फ और सिर्फ माहौल। आप मूल रूप से मतदाता से पूछेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगा। माहौल में सिर्फ कांग्रेस है, दूर दूर तक कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है। जी, लेकिन राजनीति में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब तक आपका कोई गॉडफादर ना हो, जैसे कि ग्लैमर इंडस्ट्री में होता है, टिकने के लिए बहुत संघर्ष आपको लगता है। आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ, कभी आपने महसूस किया भारतीय जनता पार्टी में? मैं गॉडफादर पे तो नहीं जी, अपने गॉड पे बिलीव रखता हूँ जी, मेरे महादेव पे जी, और वही मेरे गॉडफादर हैं जी। तो वो जो करेंगे वो मंजूर है जी, और मेरा कर्म ही मेरा गॉडफादर है जी। मैं जो कर्म करता हूँ वही मेरा सब कुछ है जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो मैं गीता पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। अभी जब गणेश पंडालों में मैंने लोगों को सहयोग किया जी, तो मैंने कहा कि अगली बार आप सहयोग लेने आएंगे तभी करूंगा मैं जब आपके पंडाल में 8 बजे आरती के बाद गीता होगी। क्योंकि गीता सभी के घर में नहीं है, रामायण सभी के घर में नहीं है जी। 1000 लोग थे तो उनमें से मुश्किल से 50 लोगों के घर में गीता थी जी। तो मैं चाहता हूं कि गीता को पढ़ें क्योंकि जीवन का सार है जी। हमारा मूल ग्रंथ गीता और रामायण है जी। हम अपने धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, हम सनातनी बनना चाहते हैं, या हम अपने आप को दिखाते हैं कि भाई हम हिंदू हैं और हम जाग चुके हैं, तो पहले आपको अपने धर्म को जानना पड़ेगा, तब हम मानेंगे कि आप जागे हैं। बिल्कुल, बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। लेकिन इस बुनियाद से क्या कोई प्रेरणा स्रोत भी आपका राजनीति में है? कोई ऐसा पितृपुरुष जिसे आप सबसे ज्यादा सम्मान देते हो अपने जीवन में? अटल बिहारी जी वाजपेयी जी थे जी। क्योंकि मैं बचपन जब मेरा शुरुआत हुआ जी, तो मैं उनको जानते हुए चालू हुआ जी। तो अटल बिहारी जी मेरे लिए आदर्श पुरुष हैं जी। उसके बाद मैंने नरेंद्र मोदी जी को देखा जी, तो वो भी मेरे लिए एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पिता तुल्य हैं जी। तो इन लोगों को मैं अपना आदर्श मानता हूं क्योंकि इन्होंने देश के लिए कुछ किया है जी, और हमारे देश में उस चीज का असर दिख रहा है। मोहन भागवत जी हैं जी, जिनकी बात मैं हमेशा सुनता हूं और उनके विचार पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन क्या आपको लगता है बसंत जी, इस बार पार्टी आपको लेकर भी कोई विचार करेगी इस बार के चुनाव में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सक्रियता लगातार बढ़ी है और जो बड़े आयोजन आपने किए हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर सराहे गए हैं, लोगों से लगातार जुड़ाव आपका बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या इस बार पश्चिम विधानसभा में एक परिवर्तन आपके माध्यम से भी देखने को मिलेगा? रायपुर पश्चिम की जहां तक मैं बात करूं जी, 3 वार्ड रामनगर, लक्ष्मण नगर, भरत नगर जी, थान खमरिया, साजा जी, मेरे गांव के लोग हैं जी। और रही बात गुढ़ियारी, आसपास के 10-12 वार्ड जी, मेरे राजनीतिक नहीं, मेरे पारिवारिक संबंध है जी। तो मुझे ऐसा लगता है बसंत अग्रवाल जिस दिन चुनाव में खड़े होगा जी, तो सामने वाले की सिट्टी पिट्टी गुम होनी तय है जी। और पब्लिक 70 से 80% मुझे ऐसा लगता है कि वन साइड हो जाएगी जी। बहुत हमसे साझा किए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन कपिल और गणेश्वर के साथ अमित शर्मा, TV24 रायपुर।